कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों को राजनीतिक विज्ञान से वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देख लेते हैं सारे प्रश्नों को, और जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा वो सारे प्रश्नों को उत्तर भी आपको दूंगा। ठीक है, तो देखो पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 से 20 तक के जो प्रश्न आएगा आपका एक एक नंबर का रहेगा ना, पूर्णांक 80 नंबर का, समय 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को उत्तर चलो शुरू करते हैं। तो देखो थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, शीत युद्ध का संबंध किन गुटों से था? उत्तर क्या लिखोगे? शीत युद्ध का संबंध सोवियत संघ एवं अमेरिकी गुटों से था। ठीक है, दोनों के बीच युद्ध होते रहता है। आगे देखो, नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना सन 1949 को, सन पूछेगा तो सन आपको देना है 1949 देना है। ठीक है, रूस की मुद्रा का नाम लिखिए। तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। क्या लेना है? रूबल। जैसे इंडिया का है, देखो रुपया और रूबल एक जैसा लग रहा है, रू से याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो ग्लोसनोस्त से आप क्या समझते हैं? उत्तर क्या लिखोगे? उत्तर लिखोगे गोर्बाचेव द्वारा प्रारंभ की गई आर्थिक सुधार क्या कहलाता है? ग्लोसनोस्त कहलाता है। इसके बाद है हेगेमनी क्या है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, यह शब्द किसी एक राज्य के नेतृत्व अथवा प्रभुत्व का आभास कराता है। इसकी जड़ें प्राचीन यूनान से शुरू हुई है। छठवां प्रश्न है 9/11 की घटना का जिम्मेदार किसे माना गया है? तो 9/11 है, इसकी घटना का जिम्मेदार जो है अलकायदा तथा तालिबान को माना गया है। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? यूरोपीय संघ की मुद्रा को यूरो के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जैसे कि यूरोपीय संघ मतलब इसमें बहुत सारे कंट्री है ना, जैसे 25-26 कंट्री है। तो जैसे एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में 48 कंट्री है। ठीक है, इसी तरह से यूरोप में कुछ कंट्रियां हैं और वहाँ पे जो चलने वाला जो नोट है उसे यूरो कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है, एक मिनट, हाँ ठीक है, नवा देखो शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972, 1972 लेना है। टीईएलओ का विस्तृत रूप लिखिए कह रहा है। तो टीईएलओ मतलब टेलो का विस्तृत रूप क्या है? इसका विस्तृत रूप है तमिल इलम लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखो 10वां है मानव जाति को किससे खतरा है? तो मानव जाति को खतरा परमाणु हथियारों से, आतंकवाद से, प्राकृतिक आपदाओं से है। ये आसान प्रश्न है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से क्या अभिप्राय है? उत्तर क्या लिखो? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से अभिप्राय सैन्य हमले या युद्ध से सुरक्षा से लिया जाता है। 12वां प्रश्न है विदेशी निवेश का क्या अभिप्राय है? उत्तर क्या लिखोगे? विदेशी निवेश का अर्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों से होता है। 13वां प्रश्न है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन थे। 14वां प्रश्न है नियोजन क्या है? नियोजन को पूर्व दृष्टि भविष्य को प्रगतिशील बनाने के क्या कार्य किए जाना चाहिए? कैसे एवं कितने समय में पूर्ण किया जाना चाहिए? इस दूरदृष्टि के साथ आगे की ओर देखते हुए योजना तैयार करना क्या कहलाता है? नियोजन। मेरे हिसाब से तो नियोजन का ये अर्थ नहीं होना चाहिए, इन्होंने कुछ गलत दिया है। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि मैं ये मान सकता हूँ कि दूरदृष्टि के साथ आगे की ओर देखने हेतु योजना तैयार करना, इसे मैं इतने बस पॉइंट को मैं नियोजन कह सकता हूँ। बाकी पॉइंट ऐसा लग रहा है कि कुछ एक फेंक के ना कुछ भी उत्तर दे दिया ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इतना ले लेना, बाकी को छोड़ देना। 1 नंबर का प्रश्न ऐसे भी ज़्यादा लिखना नहीं है, एक लाइन में आपको उत्तर देना है। ठीक, आगे देखते हैं। बॉम्बे प्लान क्या है? बॉम्बे प्लान है उद्योगपतियों के द्वारा सन 1944 में आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। ठीक है, उद्योगपतियों का एक ग्रुप है, उसे ही बॉम्बे प्लान कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रिवी पर्स किनसे संबंधित है? तो प्रिवी पर्स देशी रियासतों के राजाओं से संबंधित है। 17 है आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री के समय हुई? आपातकाल की घोषणा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय हुई। 18वां प्रश्न है उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने भारत में 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी। तो उत्तर जो है राष्ट्रपति उस समय थे फरुखदीन अली अहमद थे, याद रखना। ठीक है, फरुखदीन अली अहमद, रट लो इसे, ये क्या रखना है? फरुखदीन अली अहमद लेना है। इसके बाद है 19वां है जिस सरकार में एक से अधिक दलों
की भागीदारी होती है उसे क्या कहते हैं? जिस सरकार में एक से अधिक दलों की भागीदारी होती है उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, बहुजन समाज पार्टी जिसे हम बसपा के नाम से जानते हैं की स्थापना किसने की थी? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसीराम ने की थी। अब देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये 2 नंबर के प्रश्न हैं। शिमला समझौता की शर्तें लिखिए। शिमला समझौता की शर्तें क्या क्या थी? पहला है, दोनों देश अपनी सभी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करेंगे। समस्या के समाधान के लिए दोनों देश सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे, कह रहे हैं। ये शिमला समझौता की शर्तें हैं। दूसरा है, भूमंडलीकरण के लाभ को बताइए। तो पहला है, WTO के प्रयास से भूमंडलीकरण तथा मानव विकास को समन्वित करने में सहायता प्राप्त हुई है। व्यापार एवं सेवा के क्षेत्रों में किए गए समझौते और बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित मानदंडों का निर्धारण करने लगे हैं। दूसरा है, भूमंडलीकरण के कारण तकनीकी विकास एवं निषेध में वृद्धि हुई है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रश्न, 23वां प्रश्न। देखो 23वां प्रश्न, प्रेस सेंसरशिप का क्या अर्थ है? तो प्रेस सेंसरशिप के अनुसार अखबारों को कोई भी सरकार छापने से पहले शासक दल की अनुमति लेनी पड़ती है। 24वां प्रश्न है, शीत युद्ध की प्रकृति लिखिए। तो शीत युद्ध की प्रकृति क्या है? शीत युद्ध में तनाव होता है पर वास्तविक युद्ध नहीं होता है। इसमें परोक्ष युद्ध का सहारा लिया जाता है। छद्म मतलब एक भ्रम या धोखा कह सकते हो। शस्त्रों का बाजार तैयार होता है। इसमें विश्व शांति तथा सुरक्षा भय के साए में रहता है। 25वां प्रश्न, सोवियत संघ के विखंडन के कारणों को लिखिए, कह रहा है। तो सोवियत संघ के विखंडन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। इसका मतलब क्या है? देख लेते हैं, पढ़ने पे पता चलेगा। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रह गई थी। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त था। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। साथ ही चुनाव का भी कोई विकल्प नहीं था। धीरे धीरे सरकार का जनाधार खिसकता जा रहा था, जो सोवियत संघ के पतन का कारण बना, कह रहा है। ठीक है, मतलब राजा जैसी शासन था, सत्ता में जरूर बैठे थे लेकिन अपने में ही वो लोग मगन थे, कह रहा है। चलो देखते हैं, गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार एवं जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोल रहे हैं। तो देख लेते हैं, जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में लोगों को ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। धीरे धीरे खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा। तीसरा है, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। उत्तर है, रूस और बाल्टिक गणराज्य, ये यूक्रेन होना चाहिए, उक्रेन लिखा हुआ, ठीक है। यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार, ये शब्द जो है ना थोड़ा सा ये लोग गलत लिख दिए हैं, ठीक है। उभार लिखा है यहाँ पे। उभार सोवियत संघ के विखंडन का अंतिम और तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ। इन्होंने ना डायरेक्ट प्रश्नों के उत्तर को ना गाइड से उठा के छाप दिया, इसीलिए गलती बहुत है। चलो आगे देखते हैं, राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी क्या है, हाँ एक सेकंड, क्या बोल रहा है, राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरियां। उत्तर क्या लिखोगे? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था वर्षों तक बाधित रही है। इसमें उपभोक्ता वस्तुओं की व्यापक कमी हो गई है और सोवियत संघ की एक बड़ी आबादी अपनी राज्य व्यवस्था को संदेह की नज़र से देखने लगी है। फलस्वरूप यह स्थिति सोवियत संघ के पतन का कारण बनी है, कह रहा है। तो 4 कारण इन्होंने बताया है और एक और बताया है, संसाधनों का अधिकांश आय परमाणु हथियारों पर व्यय करना। मतलब परमाणु हथियार भी ये लोग बना रहे थे ना, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस उसको देख लेना। औद्योगिकरण के क्षेत्र में पिछड़ना भी बोल रहा है। हो सकता है वहाँ औद्योगिक नहीं थे, इसलिए औद्योगिकरण के क्षेत्र में ये लोग पिछड़ गए, ये भी एक कारण हो सकता है बोल रहे हैं। फिर मतदान के बदलते तरीके का वर्णन कीजिए, कह रहा है। प्रथम आम चुनाव 1952 से लेकर वर्तमान तक मतदान के तरीके में व्यापक परिवर्तन आया है। प्रथम चुनाव में प्रत्येक मतदान
केंद्र पर हर एक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाती थी, जिस पर उम्मीदवार का नाम व चिन्ह होता था। प्रत्येक मतदाता को एक कोरा मतपत्र दिया जाता था, जिससे वह अपनी पसंद के उम्मीदवारों की पेटी में डाल देता था। 1957 में भी इसी पद्धति से चुनाव हुआ। उसके पश्चात यह तरीका बदल दिया गया। अब मतदान केंद्र पर एक ही मतपेटी रखा जाने लगा तथा मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम व चिन्ह अंकित किया जाने लगा। इस पर मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों के नाम व चिन्ह के सम्मुख मत अंकित करता था। इस पद्धति से 40 वर्षों तक चुनाव होते रहे। 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम कहते हैं ना, इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। सर्वप्रथम ईवीएम का उपयोग केरल के एक विधानसभा में 1982 में प्रयोग के रूप में किया गया, जबकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक 1900 कितना बोला है, 90 के दशक में शुरू हुआ था कह रहे हैं ना, और यहाँ पे 1982 में पहली बार किया था, और 2004 से पूरे देश में ईवीएम उपयोग किया जाने लगा। चुनाव के कुछ पार्टियों एवं व्यक्तियों द्वारा ईवीएम पर संदेह व्यक्त किया जाने लगा। इन्होंने इसके हैकिंग होने व किसी का वोट किसी दूसरे को जाने की बात कही, परंतु निर्वाचन आयोग इसे सिद्ध करने के लिए कहने पर कोई भी सामने नहीं आया। परंतु निर्वाचन आयोग ने विश्वसनीयता को बनाए रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अगस्त 2013 में निर्वाचन नियमों का संचालन 1961 को संशोधित करते हुए आयोग को ईवीएम के साथ वीवीपीएटी, जिसे हम बैलेट पेपर बोलते हैं ना, आप लोगों को पता नहीं होगा, अभी तो वोट डालते नहीं हो, ठीक है, 18 साल हो जाने के बाद वोट डालोगे, और जब चुनाव होगा लोकसभा और विधानसभा का, तो ये वॉलेट पेपर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक ना साइड में क्या है, एक पार्टी का जो चिन्ह, जिस पार्टी का आप दबाओगे उसी पार्टी का पर्चा ना वहाँ पे चिन्ह में आपको दूसरे साइड दिखाई देगा, एक लगा रहेगा, ठीक है, उसे वॉलेट पेपर कहते हैं। वीवीपीएटी वही है, ठीक है, का उपयोग करने से ये पता चलेगा कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया है क्या वो सही है कि गलत, इसीलिए, ठीक है। आगे देखते, उपयोग करने सक्षम बनाने अधिसूचना जारी। आयोग ने नागालैंड विधानसभा के नागसेन निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन 2013 में पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का उपयोग किया। इसके बाद है 27वां, आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ खींचा। ये मुद्दे क्या थे तो देख लेते हैं क्या क्या मुद्दे हैं, ठीक है, बाकी तो फॉर्मेलिटी है, यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं। पहला नासापान, क्या है, सॉरी नशापान है, मैं नासा बोला था, ठीक है। नशापान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है। ताड़ी भी एक प्रकार के दारू है ना, ताड़ी व्यवसायी अपराध व राजनीति के बीच गहरे रिश्ते बना रखे हैं। तीसरा है, महिलाओं ने घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल व सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कदम उठाना शुरू किया। इस तरह महिला आंदोलन का हिस्सा बन गया। शराब व्यवसाय से परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। इसके बाद है 28वां प्रश्न, यूरोपीय संघ के अंगों को विस्तृत रूप में समझाइए कह रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर देख लेते हैं। यूरोपीय संघ के अंग आयोग है, परिषद है, ठीक है। यूरोपीय संघ के जो जो आयोग है इसमें 5 सदस्य हैं, और परिषद की बात कर रहे हैं तो नीति निर्धारक संस्था है ये। और यूरोपीय संसद के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें 785 सदस्य होते हैं जो जनता के द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। फिर न्यायालय, इसका गठन 25 न्यायाधीशों एवं 8 एडवोकेट जनरलों से मिलकर होता है। यह सभी इकाइयों की वैधानिक जांच कर सकता है। फिर 5वां है यूरोपीय निवेश बैंक विभिन्न प्रोजेक्टों को धन देकर समुदाय के हितों की रक्षा करके तथा साझे बाजार के संतुलित विकास के लिए कार्य करना है, ठीक। अब के दिखाता हूँ। इसके बाद अथवा प्रश्न है, चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में मौजूदा एक ध्रुवी विश्व व्यापार को चुनौती दे सकने की क्षमता, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने तर्कों से अपने विचारों की पुष्टि कीजिए कह रहे हैं। तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। बहुत बड़ा उत्तर है, मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। अब बड़ा उत्तर का पढ़ के बताने पे समय वेस्ट होगा, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद डायरेक्ट आते हैं
29वां प्रश्न, 34 तक के रहेगा प्रश्न। यह है मूलवासी और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष का वर्णन कह रहा है। तो देख लेते हैं, ये मूलवासी और उनके क्या है, अधिकारों के संघर्ष। तो ये एक पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे, और इसके बाद इसमें देखो पॉइंट है, विश्व समुदाय में बराबरी का दर्जा पाने के लिए आंदोलन। और इसी तरह से, एक मिनट, वही प्रश्न था। इसके बाद कुछ और पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा है नेहरू लियाकत समझौता वाला है, और चौथा है पुनर्वास की समस्या है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद मैंने 30वां प्रश्न नहीं दिखाया क्या? ठीक है, 29वां के बाद कौन सा प्रश्न दिखा रहा था अभी आपको? ठीक है, ये अथवा है, ये है, एक सेकंड, ज़्यादा आगे आ गया था। हाँ ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, बाकी जो हिस्सा है यहाँ पे है। ठीक है, ये है तीसरा, चौथा। इसके बाद अथवा प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सन 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए। ठीक है, तो इसका उत्तर दिखा देता हूँ। यहाँ तक 6 पॉइंट तक दिखाई दे रहा है, और 7वां पॉइंट यहाँ पे है। फिर 30वां प्रश्न देखो, ये 30वां, भारत विभाजन के समय कौन कौन सी समस्या थी, वर्णन कीजिए। तो भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप ही शरणार्थियों की समस्या पैदा हुई। भारत के विभाजन की प्रक्रिया की दूसरी समस्या कश्मीर की समस्या थी। तीसरी समस्या क्या थी? भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप जो एक अन्य समस्या पैदा हुई वह थी देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में एकीकरण होना चाहिए। ठीक है, विलय करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है ना, आप लोगों को पता है, 562 देशी रियासतें। भारत के विभाजन के कारण राज्यों के पुनर्गठन की समस्या भी पैदा हुई। भारत विभाजन के कारण जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके बाद शरणार्थी समस्या के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए कह रहा है। तो देख लेते हैं, शरणार्थियों के व्यवस्थापन और पुनर्वास से बढ़ा आर्थिक बोझ कह रहा है। इसी तरह से ये एक पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ देखो, शरणार्थियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्तियों का क्षतिपूर्ण की समस्या कह रहा है। ठीक, ये 2 पैराग्राफ हो गया। ये भी एक पैराग्राफ है। इसके बाद इसका कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे है, ये रहा। और इसके बाद तीसरा है नेहरू लियाकत समझौता। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 1950 के मध्य एक समझौता के अंतर्गत दोनों देशों में अपने यहाँ निवास कर रहे अल्पसंख्यकों की जान माल की सुरक्षा और विकास के समान अवसर के संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे बोल के। ठीक है, ये मतलब लियाकत अली पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बना, जबकि देखो जिन्ना जो है फोर्स करके पाकिस्तान को अलग कराया ना, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नहीं बना, लियाकत अली को बनाया था। हाँ, लेकिन एक चीज़ और हुआ था, लियाकत अली को बनवाया था तो लियाकत अली को मरवा दिया गया था। अब किसने मरवाया था पता नहीं, चाहे जिन्ना हो, क्योंकि सेना के पास वहाँ पे पावर था, इसीलिए आज भी ना जो पावर है वो सेना के पास है। ठीक है, तो सेना भी चलाता है, आतंकवादी भी देश को चला रहा है, और प्रधानमंत्री भी चला रहा है। समझ में नहीं आता कौन चला रहा है। अधिकतर जो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो सेना के पास मुख्य पावर है, ये कहा जाता है। छोटा देश है तो भाई सेना है वहाँ से निकल के आएगी। बड़ा देश में क्या होता है, सेना के पास पावर नहीं होता है, छोटा देश में सेना के पास पावर आता है। जैसे बर्मा देश है, ठीक है, म्यांमार जिसे हम कहते हैं, अभी वहाँ क्या गृह युद्ध हो रहा है, छोटा देश है, तो वहाँ से सेना निकले और सेना जो है वो पूरा आधिपत्य कर लिया, वहाँ के प्रधानमंत्री को जेल में अंदर कर दिया। तो ऐसे कुछ होता है, छोटे देश होता है ना, तो ऐसा हो जाता है। बड़ा होना तो एक बॉर्डरी एरिया पर ही रहेगा वो लोग जितने भी है। अब पुलिस प्रोटेक्शन भी आ गया भारत में, जैसे पुलिस भी है, फिर सीआरपीएफ के जवान, मतलब राज्य के भी स्वयं के सेना जैसी शक्ति है। तो सोच सकते हो ऐसे में क्या है, सेना जो है कब्जा नहीं कर सकती। आगे है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित राज्यों की राजधानी को दर्शाइए। आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इनको दर्शाना है, बहुत आसान है, देख लो। ये जो है मध्य प्रदेश है, भोपाल उसकी राजधानी है। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है। मुंबई जो दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र राज्य है। यहाँ पे जो हैदराबाद दिखाई दे रहा है ना, वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ये तेलंगाना में आ गया है। अब यहाँ पे गलत है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है आंध्र प्रदेश में नहीं है। और चेन्नई जो है, देखो जगह बहुत गलत जगह ना ये चित्र में दर्शाया है। चेन्नई जो है एकदम समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे, और यहाँ पे दिखा है बीचों बीच में, तो ये गलत है।
ठीक है, ये चित्र भी थोड़ा सा गलत बना हुआ है। ठीक, बाकी राज्य में सही दर्शाया है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद 32वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों को समझाइए कह रहा है। मैं इसको बता देता हूँ क्या क्या कार्य है, क्या समझाना है इसमें। ठीक है, ये बड़ा प्रश्न है, ज़्यादा नंबर का है, तो इसको देखना है, ज़्यादा नंबर वाला है तो। ठीक, ये रहा 7 तक के, और इसके बाद 8वां टॉपिक यहाँ पे है। फिर इसका 8वां प्रश्न है, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करें। तो कैसे समर्थन करोगे, औचित्य सिद्ध करना है, देख लेते हैं। मैं पढ़ के देख लेता हूँ, मुझे भी जानना है इसके बारे में। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्यों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की निधि में भारत का निश्चित आर्थिक अंशदान है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न शांति कार्यों में प्रभावी भूमिका निभाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों, उद्देश्यों और कार्यों में पूरा विश्वास करता है। इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों की अपेक्षा या उल्लंघन नहीं करता, चाहे वह कश्मीर का प्रश्न ही क्यों न हो। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 33वां है, भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं लिखिए। तो दिखा देता हूं मैं विशेषताएं, पहला, दूसरा, ठीक है, ये तीसरा हो गया। इसके बाद ये रहा चौथा, और है क्या, यहाँ तक के कंप्लीट। ठीक है, इसमें 8वां प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत एवं विशेषताएं लिखिए। तो पहला राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन है। अगला है, इसके बाद दूसरा देखो, यहाँ पे 1 मिनट दिखा देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, असंलग्नता या गुट निरपेक्षता की नीति कह रहा है। इसका भी पूरा उत्तर यहाँ तक के है। ठीक है, बहुत बड़ा है, यहाँ तक के जाएगा। फिर इसका कुछ हिस्सा जो है, तीसरा जो है पैराग्राफ है, ये है शांति सह अस्तित्व पर विश्वास कह रहा है। चौथा जो है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध कह रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपको टॉपिक याद करना है और बड़े बड़े टॉपिक को लिखना भी है। ठीक, इसका ये आधा हिस्सा ये रहा, और ये 5वां जो टॉपिक है ये है सभी राष्ट्रों से मैत्री संबंध एवं हस्तक्षेप की नीति कह रहा है, यहाँ तक, और ये रहा। ठीक है, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, सिक्किम विलय की घटना का वर्णन कीजिए कह रहा है। तो दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक, और ये कुछ हिस्सा यहाँ तक के हैं। इसके बाद अथवा देखो, क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद के कारण लिखिए कह रहा है, तो ये एक हिस्सा हो गया। इसके बाद दूसरा देखो, यहाँ पे टॉप पॉइंट जो दिया है, बाद में क्षेत्रवाद के प्रमुख कारण, फिर भौगोलिक कारण बताया है, फिर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण भी बताया है यहाँ पे। ठीक है, पूरा 5 कारण है, 5 कारणों को देख लेते हैं। बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा छोटा लिखना है। जाति और क्षेत्र के बारे में लिखना है, ये टॉपिक है। फिर आर्थिक कारक के बारे में लिखना है, ये टॉपिक है, यहाँ तक के। ठीक है, और ये 5वां जो है ये राजनीतिक प्रशासनिक कारण है।